चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर चीज़ें वैसे ही बहुत पहले ही प्रीसाइज फॉर्मेट में दे रखी हैं, ठीक है, बिल्कुल समरी के तौर पे दे रखी हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग ये चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाएं, बिना इसके अंदर कोई फालतू की अपन बकवास नहीं करेंगे। अगर कोई इसको लूसेंट को पढ़ने आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसने बेसिक्स पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो लेट्स गो। चैप्टर का नाम अभी अपने पास क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन अपना एक नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। इसके अलावा आप ये चीज़ें ना ही पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके स्टैंडर्ड एग्जाम जैसे जो जो चीज़ों पर मैं काट दूंगा ना, वो उन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपका एसएससी टाइप का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, जैसे आपका स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, उत्तराखंड का पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया, बिहार का हो गया। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करते चलेंगे। उसके अलावा कुछ कुछ लाइनें मैं कटवा दूंगा जो बिना मतलब में अपने ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, तो वो अपन छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हो गया कि क्या कह रहा हूँ कि मैं कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, उसके अलावा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का मास नंबर 12 है। इसको आप रट लें बिना किसी बात के, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि भाई एलोट्रोपी क्या होता है। एलोट्रोपी का मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल मान लो अपना कार्बन, ठीक है। तो कार्बन से बनता है अपना डायमंड, कार्बन से अपना ग्रेफाइट बनता है, कार्बन से ही अपना चारकोल बनता है। तीनों चीज़ कार्बन से बनी हुई है, तो केमिकली तीनों की तीनों चीज़ें एक तरीके से सेम हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक चीज़ है जिस चीज़ की बनी हुई है ये वो कार्बन है। लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं। देखते हैं, डायमंड पढ़ते हैं। व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही बात है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली चीज़ जो अपने को मिल रही है वो अपने पास नेचुरली ऑब्टेन्ड थिंग विच इज हार्डेस्ट इज डायमंड। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी भी होती है हमको याद नहीं करनी, काट दो इसको। इस टाइप की चीज़ें याद ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें याद करते रहेंगे ना तो फिर भाई साहब उम्र निकल जाएगी। और डायमंड क्या है? डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। व्हाट? डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं गाइज। कितनी आगे चलेंगे अपन? हाँ, अब आ गए अपन यहाँ पे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को याद ना करो कि कितना होता है, लेकिन डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। मैं पेन चेंज करता हूँ, रेड सही रहेगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, अपन ने देख लिया। उसके बाद डायमंड केमिकली इनर्ट होता है, मतलब चीज़ों से फालतू में रिएक्ट नहीं करता। और इसको अगर अपन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करेंगे डायमंड को तो ये ग्रेफाइट बन जाएगा। मतलब देख रहे हो, अगर आप अपनी डायमंड अंगूठी के अंदर जो डायमंड है उसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करोगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। पूरे लगे लगाए पैसे खराब हो जाएंगे, ठीक है। और अगला जो है ये कह रहा है कि भाई साहब डायमंड का ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आप इस लाइन को ना पढ़ें। 11th क्लास की केमिस्ट्री की चीज़ है ये एग्ज़ाम में नहीं ही आनी चाहिए और इसको रटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सभी को पता है। डायमंड की डेंसिटी भी हाई होती है। अब एक चीज़ होती है ब्लैक डायमंड्स। तो ब्लैक डायमंड्स जो हैं वो अपने पास कार्बोनेडो होता है, ठीक है। ब्लैक डायमंड्स आर कॉल्ड कार्बोनेडो। ये बिल्कुल प्योर डायमंड नहीं होता। ये बेसिकली ब्लैक डायमंड का मतलब है डायमंड ब्लैक ही कलर का होता है। अगर आप गूगल खोल के देखोगे ना तो उसके ऊपर आपको ब्लैक डायमंड्स की ज्वेलरी मिलेंगी। ज्वेलरी जिसको ज्वेलरी समझ जाओ, मतलब जैसे अंगूठी हो गई उसके अंदर यहाँ पे ब्लैक डायमंड लगा हुआ है, तो इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो अपना ये हो गया, डायमंड हो गया। अब आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट का और भी नाम है, जैसे इसको ब्लैक लेड बोलते हैं, जैसे इसको प्लम बैगो बोलते हैं। और ग्रेफाइट कतई सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है, डार्क ग्रे कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोगों ने बात की थी किसकी,
इस केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की जब हम बात कर रहे थे तो चैप्टर 1 के अंदर हम नॉन मेटल्स की बेसिक चीज़ देख रहे थे। नॉन मेटल्स की बेसिक जब प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो अपन कह रहे थे कि नॉन मेटल्स आर नन मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने कब पढ़ा था? जब हम वो कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। और उसके अंदर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था। एक्सेप्शन ये पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो है इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने वो याद रखना है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमको ये याद करना है कि इट इज़ केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड, ठीक है। ये चीज़ भी आप देख सकते हो, ये भी आती है तो 11th क्लास में ही है कि भाई 11th क्लास की केमिस्ट्री में कि जो इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं, किसके अंदर? ग्रेफाइट के अंदर। अब ग्रेफाइट के यूज़ आपको याद करना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट किस लिए यूज़ करते हैं अपन? ग्रेफाइट को अपन इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉर लाइनिंग एंड मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ठीक है। पेंसिल के लेड के अंदर यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अगर रिएक्शन बहुत तेज चल रही है तो उस रिएक्शन को मॉडरेट करना, उस रिएक्शन को धीरे करने के लिए अपन ग्रेफाइट का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग लुब्रिकेंट के तौर पे भी कर रहे हैं। उसके अलावा रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स, क्रूसिबल पता है ना आपको? क्रूसिबल मतलब एक बर्तन टाइप की चीज़ हो गई, ठीक है। इन बर्तनों के अंदर, इन बर्तनों को बनाने में भी इसका यूज हो रहा है, किसका? ग्रेफाइट का। और इसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करें। अब क्या कह रहा है कि कार्बन के और फॉर्म्स भी हैं जो कि अपन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। इससे पहले अपन इन चीज़ों को देखने से पहले कि अपन क्या क्या कार्बन के फॉर्म्स है जो इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, हम ये देखेंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। होता क्या है कि कोई भी सॉलिड चीज़ है, ठीक है, क्या है? कोई भी सॉलिड चीज़ है, उस सॉलिड चीज़ को ये अपन ने कंटेनर ले लिया एयर टाइट, ठीक है। इसके अंदर अपन ने कोई चीज़ रख दी, सॉलिड चीज़, जैसे कि वुड, ठीक है, वुड रख दी और इसको अपन ने गर्म किया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपन वुड को गर्म कर रहे हैं, गर्म करके वी आर हीटिंग द वुड, और हीट करके क्या कर रहे हैं? वुड का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, और वुड का जब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा? हमें कुछ वोलेटाइल चीज़ें मिलेंगी, और वो वोलेटाइल चीज़ें अपने को वुड के डिकम्पोजिशन पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें मिल रही हैं अपने को, उसको अपन कह सकते हैं जैसे कि वुड चारकोल, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सारी चीज़ को मिटाता हूँ एक सेकंड में, एक बार दोबारा से बताता हूँ क्या मतलब हुआ। कि ये कह रहा है कोई अपने पास सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस को अपन ने हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर। किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर। इस एब्सेंस ऑफ एयर में इसको जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और जब ये डिकम्पोज होएगा तो अपने पास कुछ चीज़ें अपने को ऑब्टेन होंगी, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है एब्सेंस ऑफ एयर में, अपन इसको हीट कर रहे हैं और चीज़ें फिर ये डिकम्पोज हो रहा है, इसको बोल रहे हैं अपन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब अपन चलते हैं कि उसने क्या बता रखा है कि किस चीज़ के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अपने क्या मिलता है। अगर अपन लकड़ी का करेंगे डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव वाला तो अपने को वुड चारकोल मिलेगा, ठीक है। शुगर केन का करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो अपने को शुगर चारकोल मिलेगा। इन एनिमल बोन्स का अगर अपन करेंगे तो अपने को एनिमल चारकोल मिलेगा, फिर बोन चारकोल मिलेगा। कोयले का करेंगे तो अपने को कोक चारकोल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ तक। अब चलते हैं अपन आगे अपने पास क्या है? अपने पास है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है अपने पास? क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन का देखो नाम ये खुद स्पष्ट कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसके अंदर एक तो क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक अपने पास हाइड्रोजन होता है, एक अपने पास कार्बन होती है, ठीक है। तो अब देखो इसका स्टेट वो पढ़ते हैं डेफिनेशन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और केमिस्ट्री की जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी से डील करती है उसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की जो ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन से डील करती है और हाइड्रोकार्बन से बने हुए और चीज़ों से डील करती है उसको अपन ने बोल दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे ये अपने पास जो एग्जाम्स हैं, ये जो स्टेट पीसीएस वाले ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई साहब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने लेबोरेटरी में तैयार किया, लेबोरेटरी, हाँ, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया वो कौन सा था? तो अपने पास नाम आ गया यूरिया, ठीक है, यही लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया। और कैसे कैसे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं एनवायरनमेंट में? तो पेट्रोलियम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर सिर्फ यही चीजें होती हैं। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है यहाँ पे, पेट्रोलियम का यहाँ पे मतलब है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन को इसने क्लासिफाई कर दिया कि हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं भाई साहब, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको बारी बारी करके अपन देखते हैं, चलिए। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जैसे कि अपने पास CH4, तो इसका क्या फॉर्म, ऐसे करके ये 4 इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लग गए, तो यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये जो नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले हैं ना, तो उसको इसके अंदर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। तो आप इसके अंदर सिर्फ ये सोच लो कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि कार्बन ये ऐसी 4 डंडी बना सकता है, ठीक है, ऐसी 4 डंडी बना सकता है, 4 जगह जुड़ सकता है इस वजह से। तो हाइड्रोजन जुड़ गया इधर, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, ठीक है। तो ये कार्बन 4 जगह जुड़ गया, तो ये कार्बन ये अपने पास क्या बन गया? ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसने कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपन एल्केन्स भी बोलते हैं, ALKANES, और पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि एल्केन्स जो है ना वो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं या फिर रिलेटिवली अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसके अंदर डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ इसके ऊपर जल्दी से अटैक नहीं करेगी। अगर मान लो अपने पास ये है, ठीक है, एक सेकंड, ये है अपने पास, तो इसके, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया यार, जस्ट अ सेक गाइस, हाँ, तो मान लो अपने पास ये है, तो इस कंपाउंड में क्या होगा? इसके पास अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अटैक कर देगी इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। खैर, तो क्या हुआ कि जो एल्केन्स है वो अनरिएक्टिव होते हैं और ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसलिए एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। पैराफिन का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली अनरिएक्टिव। इसने आगे स्टेटमेंट ये रखी है कि भाई साहब इसने आगे स्टेटमेंट दे रखी है कि हम लोग जो अपने ये एल्केन्स हैं या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। और पैराफिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल रिएक्टिव है, ठीक है। पैराफिन का खुद का मतलब ही क्या है? लिटिल रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप देखना चाहे देख लीजिए, ठीक है। और मीथेन जो मैंने बताया था CH4, अभी ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड बना के चारों तरफ H H H और H, ये मीथेन हो गया। उसी तरह अपने पास इथेन हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर आइदर डबली और ट्रिपली बॉन्डेड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जिन हाइड्रोकार्बन ने क्या 2 बॉन्ड बना रखे हैं या फिर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं? अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड वाले जो अपने पास ये हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? उनको बोल दिया अपन ने
Oh my god, there is some issue यार. I think it is a software problem. हाँ, तो इसमें क्या किया, जो डबल बॉन्ड वाले हैं ना उसको क्या बोल दिया गया, एल्कीन्स बोल दिया गया. इसका जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, एल्कीन का इथीन हो गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है. प्रोपीन हो गया, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. तो इथीन को अपन इथाइलीन भी बोलते हैं. देखो अब दो चीजें आएंगी अपने पास, इस चीज के ऊपर आप स्टार मार्क कर लो. इथीन जिसको अपन इथाइलीन भी बोलते हैं, इट इज यूज्ड फॉर नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, इसको अपने इस स्टेटमेंट को अपने स्टार मार्क कर लिया. अपन आगे चलते हैं. ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके अंदर 3 बॉन्ड हैं उसको अपन एल्कीन्स बोलते हैं. ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला ये है, मत पढ़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है. इस पूरे चीज में जो अपन ने पढ़ा ना अब तक का, उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन इंपॉर्टेंट है. वो 2 लाइनें ये हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. ये कह रहा है कि एक तो इथाइलीन है, इथाइलीन नेचुरली फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है. और एसिटाइलीन जो है वो आर्टिफिशियली फ्रूट्स को राइप करने में मदद करता है. ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये. एसिटाइलीन जो है वो उसके अंदर 3 बॉन्ड है. इथीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है. आगे चलते हैं. आ गया अपने पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जस्ट गिव मी मोमेंट गाइज. हाँ, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में देखो एक लाइन दे रखी इन्होंने. अरोमा का मतलब क्या है, स्वीट स्मेल. एरोमा का मतलब क्या है, स्वीट स्मेल. तो कंपाउंड्स जिनके अंदर बढ़िया स्मेल आती है ना, वो उनको बोल दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स. बस. उसके अलावा अगर आपको कोई पूछे कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स की और क्या एक प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए. व्हाट इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन. ठीक है, अगर आप किसी ने 11th क्लास की जो पढ़ी हो केमिस्ट्री, तो उसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है कि भाई साहब कौन सी चीज एरोमेटिक कंपाउंड है. एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी चीज है, तो जो भी कंपाउंड हिकल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है, हिकल्स रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है. तो ये चीज अपने को यहाँ नहीं पढ़नी क्योंकि वो 11वीं क्लास के लिए है और अपन एक ये बिल्कुल अपने जीएस पूछते हैं. तो इसके अंदर आप सिर्फ ये याद कर लो कि जिस भी कंपाउंड के अंदर बेंजीन है उसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं. अब जो बेंजीन, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स किसने एग्जांपल दे रखे, बेंजीन दे रखा है, नेफ्थलीन दे रखा है, एंथ्रासीन दे रखा है. ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे. आइसोमरिज्म. अभी अपन ने क्या देखा था, अभी अपन ने एलोट्रोप्स देखा था. ठीक है, क्या देखा था अभी गाइस, अपन ने क्या देखा था, एलोट्रोप्स. ठीक है, एलोट्रोप्स में क्या देखा था अपन ने, एलोट्रोप्स में अपन ने ये देखा था कि उस 2 चीजों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है. अब आइसोमरिज्म में अपन ने ये देख रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं. उनको अपन ने बोल दिया आइसोमर्स. तो इसको भी इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं पेट्रोलियम के ऊपर. जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मतलब क्या है, डार्क कलर्ड ऑयली लिक्विड जिसका खुशबू कुछ खास बढ़िया नहीं है, ऑफेंसिव ऑर्डर. ठीक है, और वो जमीन में मिलता है, जमीन में सरफेस के नीचे मिलता है, उसको अपन रॉक ऑयल भी बोलते हैं. अब एग्जाम में आ जाए पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं. इसको आप याद कर सकते हैं. कंप्लीट लिस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दे रखी है नीचे, जिसका मैंने फोटो नहीं लिया है क्योंकि वो फालतू की है. उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो बता देता हूं कि उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक सेकंड. हाँ, तो मैं बता रहा हूं आपको. उसमें जैसे एक चीज अपने पास पेट्रोलियम को जो अपन वो करते हैं, क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम का. देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही मैंने पहले बता रखा है क्या क्या चीज़ें हैं ये, तो आप वो देख सकते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री के में. तो जब इसको अंदर अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को,
ठीक है। उनमें से एक प्रोडक्ट जो निकलता है वो निकलता है पेट्रोल, ठीक है, उसको अपन गैसोलीन भी बोलते हैं। तो पेट्रोल का यूज़ सबको पता है। इसके यूजेस क्या है अपने पास, इसको अपन फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, इसको अपन ड्राई क्लीन के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब ड्राई क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और निकलती है इसमें से, पेट्रोलियम में से या क्रूड ऑयल में से, वो अपने पास कैरोसिन है। कैरोसिन किस लिए यूज़ करते हैं अपन, ये लैंप जलाने के लिए गाँवों में, ठीक है। उसके अलावा कैरोसिन अपन किस में यूज़ करते हैं, गांव में लोग कैरोसिन को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं इसी चीज़ के अंदर, मतलब सेम चीज़ हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो अपने पास आता है अगली इंपॉर्टेंट चीज़, पैराफिन वैक्स। वैक्स निकलता है भाई साहब इसमें से, पैराफिन वैक्स, ठीक है। और पैराफिन वैक्स किस लिए यूज आता है, कैंडल बनाने के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये बूट पॉलिश के लिए काम आता है, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है, ठीक है। एक चीज़ निकलती है वैसलीन। वैसलीन को अपन एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अपनी क्रूड ऑयल से निकल रही हैं, समझ रहे हो। क्रूड ऑयल जिसको अपन कच्चा तेल बोलते हैं, या फिर जिसको अपन पेट्रोलियम भी बोल रहे हैं। वैसलीन को अपन किसमें, लुब्रिकेंट के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके अलावा अपने पास आता है एक पेट्रोलियम कोक। पेट्रोलियम कोक मतलब जो सबसे नीचे जो चीज़ बची ना, उसको अपन बोल सकते हैं ये चीज़, ठीक है। इसको एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपन। तो ये चीज़ें हैं अपने पेट्रोलियम से अपने को मिलती हैं, उनका अलग अलग प्रयोग है। तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अपन भाई अगर ऑप्शन में आ जाए तो क्या क्या चीज़ें अपनी पेट्रोलियम से निकल रही हैं, फिर क्रूड ऑयल से निकल रही हैं, तो आप आराम से उस चीज़ में टिक मार सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वाली जो चीज़ है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब जैसे कि एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक कंपाउंड है X, और इस X कंपाउंड ने क्या किया कि ये बहुत सारे X कंपाउंड जुड़ गए और ये बहुत लंबी चेन बना ली इन्होंने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसने पॉलीमर। तो इसके अंदर, पॉलीमर के अंदर अपने पास, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि अपने पास हो गया पॉलीथीन। पॉलीथीन के अंदर क्या होता है, अपना अभी पढ़ा अपन ने, इथीन नाम की चीज, इथीन नाम की चीज, जब बहुत सारे इथीन मिल जाते हैं तो आपस में अपने पास बन जाती है पॉलीथीन, और ये चेन चलती जाएगी, ठीक है। ये अपने पास क्या बनेगी, पॉलीथीन। इसको यहाँ पे अपन लगा सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये अपने पास एक पॉलीमर हो गया, बस, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये पॉलीमर का थोड़ा सा अपन ने ऐसे बता दिया हवा में। अब मैं बात करता हूँ कि इस किताब में क्या दे रखा है। तो ये किताब क्या कह रही है कि जब सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म, एक छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं आपस में जुड़ के, उसको अपन ने बोल दिया पॉलीमर। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, मोनोमर्स कहा जाता है। और मोनोमर्स जब आपस में बहुत सारे जुड़ते हैं तो उसको बोल देते हैं पॉलीमर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये देखो, इथीन जो है वो सारा मिल गया और इसने क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया कि भाई पॉलीमर्स जो है ये अपन ने खुद बनाए हैं, पॉलीथीन इंसान का खुद का बनाया हुआ है। लेकिन एग्जाम में एक बार शायद क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई डज, या फिर डू लगा लो, डू पॉलीमर्स अकर नेचुरली, क्या पॉलीमर्स नेचुरली हमें मिलते हैं। तो यस, पॉलीमर्स हमें नेचुरली मिलते हैं भाई साहब। पॉलीमर्स नेचुरली मिलने वाले कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे एग्जांपल राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, दीज आर द नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स। अब देखो अपन पॉलीमराइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, प्लास्टिक्स।
इसके ऊपर आमतौर पर क्वेश्चंस आते हैं। प्लास्टिक्स के अपने पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं और बहुत टफ होते हैं, ठीक है। जो लाख है, राजस्थान के अंदर मैं गया हूं, मेरे को बहुत बार वहां पे लाख की चूड़ियां मिलती हैं, चूड़ियां, बैंगल्स फॉर वीमेन। हाथों में पहनती हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके हाथ हैं और हाथों में बैंगल्स पहन रखे इन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई ये लाख की चूड़ियाँ, जो लाख जो है ना वो नेचुरली ओपन प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब केमिकली प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो नीचे डेफिनेशन बिना पढ़े अपन बात कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। थर्मो मतलब गर्मी और प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक हीट के साथ अपनी शेप को चेंज कर ले, ठीक है, उसको अपन ने बोल दिया थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो प्लास्टिक गर्म होने पे अपनी एक पोजीशन के अंदर बिल्कुल सेट हो जाए, बस उसके बाद वो पोजीशन चेंज करेगा ही नहीं, उसको बोल दिया अपन ने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब देखो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। What is thermoplastic? These are the polymers which can be softened repeatedly। जब उनको गर्म करते हैं और जैसे ही गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही ठंडे करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसके एग्जांपल के अंदर दिस इज इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है। एग्जाम्पल पॉलीथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज टेफ्लॉन, ठीक है। डज टेफ्लॉन अकर नेचुरली, ठीक है। तो टेफ्लॉन इज प्लास्टिक और ये अपने पास इट इज थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दीज आर द पॉलीमर्स विच, जो कि विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग एंड बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, इसलिए उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब उनको एक बार गर्म किया तो उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट, ग्लिप्टल, टेरिलीन, ये सब चीजें। अब देखो जो बेकेलाइट है ना, इसका बता रखा है कि बेकेलाइट कैसे बनता है, तो किन किन चीजों से बना हुआ है ये, इसका हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। अपने को सिर्फ ये देखना है कि बेकेलाइट का किस किस चीज में यूज आ रहा है। कंघों में यूज आ रहा है, फाउंटेन पेन में यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ के रिकॉर्ड्स में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज कर सकते हैं। तो जो अपने पास ये बिजली वाले जो बोर्ड होते हैं ना, जिनके अंदर स्विच फिट होते हैं, जैसे कि स्विच फिट होते हैं, तो ये जब बोर्ड है ना, एक टाइम पे बेकेलाइट का आया करता, आपने देखा होगा। तो उसको अगर गर्म भी करेंगे ना तो कुछ होएगा नहीं उसका, वो किसी लायक बचता नहीं है। चलते हैं आगे। ये अपने पास एक गड़बड़ कर दी मैंने शायद कुछ, तो क्या आ गया। अब देखो भाई साहब, रबड़, रबर की बात कर रहे हैं अपन। रबर इज ऑल्सो पॉलीमर। प्लास्टिक देख लिया, प्लास्टिक पॉलीमर है। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन इज इटसेल्फ प्लास्टिक, तो वो पॉलीमर है ही। उसके अंदर अपन ने देख लिया दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दूसरा कौन सा था, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब देख ले रबर। रबर क्या है, रबर का एक वो चीज है जिसको अपन ने एक बार खींचा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर दोबारा आ जाता है, ठीक है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल लेंथ, साइज, शेप के अंदर दोबारा आ जाता है, उसको एक बार अपन ने डिफॉर्म किया तो रबर अपने को नेचुरली मिलता है। जो नेचुरली रबर मिलता है उसको अपन नेचुरल रबर बोलते हैं। और जो रबर अपन लेबोरेटरी में बनाते हैं उसको अपन सिंथेसाइज्ड रबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, नेचुरल रबर किस चीज से बनता है। नेचुरल रबर इज फ्रॉम द आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को जब अपन पॉलीमराइज करते हैं तो नेचुरल रबर बनता है। आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे कोई केमिकल फॉर्मूला कहीं नहीं पूछेगा, स्टेट बेसिस वाले कहीं ऐसे केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि नेचुरल रबर किस चीज का पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन, ठीक है। तो इस चीज को आप रट के नहीं भी जाओगे ना, और अपन ने ये पढ़ रखा है आइसोप्रीन, तो ये इट इज सफिशिएंट, ठीक है। ये नेचुरल रबर हो गया।
इसके अलावा रबर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर के अंदर अपने पास पहला देखा अपने नियोप्रीन, इससे पहले अपने क्या देखा, आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर है। सिंथेटिक रबर में अपने पास ये नियोप्रीन है, और नियोप्रीन किस चीज का पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने सिंथेटिक रबर में अपन ने देखा कि भाई साहब एक सिंथेटिक नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर जो कि क्लोरोप्रीन से बना हुआ है। अगला सिंथेटिक रबर कौन सा है, थियोकोल। थियोकोल किस चीज से बनता है, थियोकोल इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। इस चीज को आप याद कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थियोकोल के अंदर क्या आ गया, थियोकोल के अंदर सोडियम पॉलीसल्फाइड और इथाइलिन क्लोराइड दो चीजों से बना हुआ है। ऑलमोस्ट वी आर डन, शायद जहाँ तक मेरा मानना है अपना ये खत्म हो ही गया, ठीक है। हाँ बस ये लास्ट चीज बची हुई है। थियोकोल क्या है, थियोकोल की अगर बात करें तो थियोकोल इज केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर, इसकी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर। ये किस लिए यूज किया जा रहा है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ होसेस, टैंक लाइनिंग्स, इंजन गैस्केट्स एंड रॉकेट फ्यूल। केमिकली रेजिस्टेंट, ठीक है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर को वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल रबर जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है और चिपचिपा होता है, इसलिए उसकी सॉफ्टनेस को हटा के उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए और उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए रबर को वल्कनाइज किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर या फिर कोई कंपाउंड ऑफ सल्फर अंडर हीट, ठीक है। जब नेचुरल रबर को हम लोग सल्फर के कंपाउंड के साथ ट्रीट कर रहे हैं या फिर सल्फर के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो अपने को क्या मिल रहा है, वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। वल्केनाइज्ड रबर का प्रयोग हम लोग टायर्स में कर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर कर रहे हैं, ग्लव्स बनाने में कर रहे हैं, रबर बैंड्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना हो गया। अब अपने पास आता है फाइबर। फाइबर्स आर पॉलीमर्स विच हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फाइबर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, नाइलॉन, ड्रैकोन, डेक्रोन, ओरलोन, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये अपने पास फाइबर हो गए, तो फाइबर हो गए। ये अपने पास आता है रेयोन। रेयोन क्या है, रेयोन इज सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्यूलोज इज नोन एज रेयोन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज कॉमन नेम ऑफ, इसका इस चीज को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसका कॉमन नेम है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए यार, किस किस के कॉमन नेम याद करोगे आप। अगर किसी को ज्यादा चुल है तो आखिरी टाइम में आप इन चीजों को देख सकते हो। घोसोल या फिर गैसोहोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलीन एंड इथाइल एल्कोहल। इसको आप याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है। देखो पॉलीमर जो जितना दे रखा है इसके अंदर, किसके अंदर, अपने लूसेंट के अंदर, वो भाई साहब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में अपने को पॉलीमर दिया हुआ है इसके अंदर, और पॉलीमर से बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं और अक्सर पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन क्या देख लिया, गैसोहोल के अंदर अपन ने गैसोलीन मिलाई हुआ है और अपने पास एल्कोहल मिलाया हुआ है। इसके नाम से स्पष्ट है ना भाई, इसके नाम से स्पष्ट है। देखो आप, ये अपने पास क्या हो गया, इट इज गैस, और गैस के अंदर क्या मिला रखा है अपन ने, गैस, ओह माय गॉड आई एम सॉरी, गैस के अंदर अपने मिला रखा है क्या, एल्कोहल होल, तो गैसोल हो गया। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन अपन ने पढ़ा था ऊपर प्लास्टिक्स के अंदर। रेयोन क्या है अपने पास, सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर अलग अलग अपन ने देख लिया भाई साहब, नाइलॉन इज ए फाइबर, डेक्रोन इज ए फाइबर, ओरलोन इज ए फाइबर, ठीक है। रबर का ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, तो ठीक है, अपन ने बहुत देख लिया भाई साहब, और कितना देखोगे। और इस चैप्टर में है भी इतना ही, कार्बन वाले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रखते हैं इस वाले लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइज, जय हिंद। और मज़े करें, पढ़ें, ऐश करें, गाएं, फिरें, घूमें, नाचें। ऐसे नचा देते हैं ना, ये नाच रहा है, ठीक है, ये नाच रहा है भाई।